वो इस्लाम को ऊपर रखते हैं या संविधान को ऊपर रखते हैं? नहीं, ये सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा जाए, ये सवाल अमित शाह से क्यों नहीं पूछा जाता? आपको मुसलमान दिख गया, बोलो। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आप जिस प्रिमाइस से आते हैं, आपके दिल में बात क्यों पैदा होती है कि मुसलमान से पूछा जाए कि वतन के तुम वफादार हो या नहीं हो? क्या आप ये सवाल करेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद से? क्या आप सवाल करेंगे अल्लामा फजल खैराबादी से? क्या आप सवाल करेंगे जौहर बरदरान से? क्या उन उलमाओं से सवाल करेंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए जिहाद का फतवा दिया था? ये क्या बात है? बोलिए, 75 साल की आजादी मना रहे हैं, मगर आपके दिल में अभी भी एक कीड़ा है कि मुसलमान वफादार है या नहीं है। मैंने भारत के संविधान के ऊपर अल्लाह के नाम पर ओथ लिया है। अब इससे बढ़कर अब मुझे आपसे वफादारी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि देश में मुझे अपने मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। मुझे देश के चप्पे चप्पे से मोहब्बत है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, इस सरजमीन पर रहूंगा, जब अल्लाह की तरफ से वक्त आएगा तो इसी जमीन में चला जाऊंगा। अब इसके बावजूद भी अगर आप मुझ पर पूछा जाएंगे कि ये सवाल है, क्या सवाल है? ये तो गलत सवाल है आपका। ये सवाल उठता ही नहीं चाहिए, प्रेमाइस गलत है इसका। संविधान पर आपका अकीदा है, संविधान को आप सबसे ऊपर रखते हैं? बिल्कुल, संविधान से देश चलेगा ना। संविधान से देश चलेगा। तो संविधान में आर्टिकल 44 के संदर्भ में आपका क्या ख्याल है? संविधान में शराबबंदी पर आपका क्या पोजीशन है? आप लोग 6:30 बजे के बाद पीते हैं, टून हो जाते हैं, इसलिए आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात नहीं करते। बताइए क्यों नहीं करते आप? संविधान में इस बात का जिक्र है कि भारत के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। आज देश की 55% वेल्थ 5% लोगों के पास है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल भूल गए आप। अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र देश ने किया था। 1947 के बाद हमने कहा था कि वी विल इरेडिकेट पॉवर्टी। आज सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि भाइयों बहनों, अब 23 से 21 साल कर दिए, खुश हो जाओ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये चीजें भी हैं। आप 44 की बात करते हैं तो बताइए 44 में आप क्या करना चाहेंगे? गोवा में अगर एक हिंदू भाई और उसकी वाइफ को मेल औलाद नहीं होती है तो वो दूसरी शादी कर सकते हैं। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, क्या आप जाकर हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं कि हमने संविधान में नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम, नागालैंड को, उन स्टेट्स को उनका कल्चरल राइट प्रोटेक्शन का संविधान में इख्तियार दिया। चलिए करके देखिए क्या तमाशा होता है वहां पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, मेरा मानना है। इस देश की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी है। और याद रखिए कि असदुद्दीन ओवैसी को बैसत मुसलमान आर्टिकल 29 का जो फंडामेंटल राइट है, मुझे राइट टू कल्चर का प्रोटेक्शन है। मुझे उस पर आप कैसे छीन सकते हैं मुझसे? आप आर्टिकल 29 मुझसे आप नहीं, मेरा सवाल आप दूसरी तरफ ले गए। दोनों ही बार जब मैंने आपसे बात पूछी, मेरा ना मंतव्य था आपसे, जब मैंने ये पूछा कि आप इस्लाम को या संविधान को किसको ऊपर रखते हैं, मैंने बहुत पर्पस के साथ वो सवाल किया था, लेकिन आप दूसरी तरफ ले गए। दूसरे जब मैंने आपसे आर्टिकल 44 पूछा, मैं खेत की बात कर रहा हूं, आप खलिहान की बात करने लगते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं आर्टिकल 44 के संदर्भ में, आप तुरंत उसको दूसरी तरफ, आप 6 बजे के बाद शराब पीना तुम किसके संदर्भ में कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। आप परमिट कीजिए, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। इस देश में एक सेकंड, इस देश में एक बाप है, उसके 4 लड़कियां हैं। एक की शादी ईसाई से होती है, एक की शादी मुस्लिम से होती है, एक की शादी पारसी से होती है, एक की शादी हिंदू से होती है जी। वो अपनी 4 बेटियों के लिए बराबर अधिकार चाहता है। वो बाप, उस बाप की क्या गलती है सर, बताइए आप। अरे कौन रोक रहा है आपको? दीजिए ना। यही तो है 44 सर। अरे सर, यही तो है यूनिफॉर्म सिविल कोड सर। एक मिनट सुनिए। उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड में क्या हमारी हिंदू बेटियों को हिस्सा मिल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास करके दे दिया कि एग्रीकल्चर लैंड में हिस्सा मिलना चाहिए? दीजिए ना। और ये कौन रोक रहा है आपको? करिए ना आप। अच्छा एक बात बताइए, राइट टू विल आप निकाल देंगे क्या? करिए, निकालिए, राइट टू विल निकालिए। क्या कानून की बात कर रहे हैं आप? विल से सब कर दे सकते, निकालिए, राइट टू विल निकालिए। आप राइट टू विल नहीं निकालेंगे। आपको लगता है कि ये मुसलमान, अरे छोड़िए ना। आप देश को देखिए पूरा। आपको लगता है नहीं 4 बेटियां हैं, अरे भाई 4 बेटियां हैं, उसको क्या करना है? जैसे आपने कहा कि एक से दूसरी शादी, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट में करिए आप शादी, कौन रोक रहा है आपको? मगर मेरा जो कल्चर का प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 में है, आप मुझसे क्यों छीनना चाहते हो उसको? मुझे समझ में नहीं आ रहा। और आप ये क्यों गलत फहमी आपको है कि आपका कल्चर अच्छा है और मेरा कल्चर गलत है? ये बिल्कुल गलत है। ये किसने कब कहा कि आपका कल्चर नहीं? ये आपने सवाल करके ये बता रहे हैं। अब आपने कुछ 2 चीजें खुद साबित कर दी। आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी कभी मुसलमानों का लीडर नहीं बनेगा, लेकिन आपने अभी मुसलमान है आपने खुद ये बता दिया कि एक्चुअली आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। नहीं, अगर मैं बोलूंगा मुसलमानों के बारे में तो क्या मुसलमान क्या मार्स से आए क्या? नहीं, भारत की सरजमीन के है ना। मैं वही कह रहा हूं, बोलना चाहिए भारत के नागरिक आपको। नहीं, मेरा कल्चर और आपका कल्चर तो हमारा कल्चर है सर। आप मेरा कल्चर हमारा कल्चर क्या कर रहे हैं? मैं आपसे देखिए, वही तो संविधान को समझ नहीं रहे ना आप। अगर आप आर्टिकल 29 पढ़ लीजिए खोल के, जरा पढ़ लीजिए खोल के आर्टिकल 29। वो सवालात हैं आपके, व्हाट्सएप ग्रुप है वो आपका। वो
आर्टिकल 29 में तो कल्चर का प्रोटेक्शन मुझे दिया गया है, आप क्यों छीनना चाहते हो उसको? अच्छा, आपको मालूम कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कल्चर का प्रोटेक्शन दिया गया है? अरे हर जगह का कल्चर इस देश की खूबसूरती है। जब मैंने आर्टिकल 44 की बात की तो आपने कह दिया कि कितनी बच्चियों को उत्तर प्रदेश में जमीन पे हक मिल रहा है। मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि अक्सर इस तरह की बातें करने वाले और समाज के उस तबके की नुमाइंदगी का दम भरने वाले, अगर प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से भरने वाले, उनको मैं हमेशा एक स्टेटस में देखता हूं, एफ्लुएंट देखता हूं। वो विदेश से पढ़कर भी आते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि आप भी विदेश से पढ़कर आए हैं, लिंकन इन से बैरिस्ट्री आपने पढ़ाई की, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो तमाम लोग मेरे को अफ्लुएंट दिखाई देते हैं। वो जिस तबके की बात होती है सर, वो गरीबी दिखाई देता है। ये भी थोड़ा मुझको आप माजरा समझाएंगे, क्योंकि आप तो सर ऊपर से नीचे तक पूरा मशीन नहीं, भी देख चुके हैं। आपका सवाल खुल के करिए। आप क्या पूछना चाह रहे, खुल के करिए। मैं हाँ, आपकी समझ में नहीं आया, आपको नहीं मैं समझ में समझाता आया, हूं। मुझे नहीं समझ में आया सर। आपकी तरह अक्लमंद होता तो आपने एंकर बन जाता आर्टिकल मैं। 44 की बात करने पर उसको जिन गलियों में घुमाया, मुझको नहीं, गलियों में नहीं, 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 आपने कई सारी चीजें समानांतर रूप से खींची सर। मैं ये कह रहा हूं कि ये होना है तो ये भी साथ में हो जाना चाहिए, वो क्यों नहीं हुआ, फिर ये बात करेंगे, तब ये बात होनी चाहिए। ये जो झमेला है सर, नहीं, इसके झमेला चक्कर में नहीं ये है। तो नहीं होता कि नहीं। कुछ लोगों ने मुद्दों को हमेशा जिंदा रखा है, किसी ताकि ने- उन मुद्दों पर उनकी अपनी खेती बाड़ी पॉलिटिक्स की वो बढ़िया जारी रहे, वो एफ्लुएंट रहे, उनका कुल खानदान कारोबार चलता रहे, और वो मुद्दे जस के तस हैं। ये मैं पूछना चाहता देखिए, मैं आर्टिकल 44 की मुखालिफत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले लॉ कमीशन को मैंने अपने ओपिनियन पूछे थे तो हमने लिख कर दिया उनको, और आज भी आपसे कह रहा हूं कि आर्टिकल 44 का वायलेशन या आर्टिकल 44 को इंप्लीमेंट करना या जो भी कानून बनाना, उसके खिलाफ हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे को राइट टू कल्चर आर्टिकल 29 का हमारा हिस्सा है। हम अपने कल्चर को, जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट को आप नहीं छीन सकते मुझसे। आप दिनेश साहब, मेरा फंडामेंटल राइट है। अब आप ये बताइए कि इसमें एफ्लुएंट, उसमें क्या है भाई? मैं ये कह रहा हूं कि आप एफ्लुएंट की बात कर रहे हैं ना, संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा है कि देश के नेचुरल रिसोर्सेज सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। मैं आपको डेटा दे रहा हूं कि देश की 55% दौलत 5% लोगों के पास है। वो क्यों हो रहा है? देश का पूरा एयरपोर्ट, देश के पूरे पोर्ट्स एक आदमी के पास क्यों है? बताइए मेरे को। ये क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं है? आप बताइए मेरे को। गरीबी, आप 4 साल का टीओडी करते हैं, आप गरीबी उसका मुकद्दर बना रहे। उस पर देखिए ना, अनएम्प्लॉयमेंट 8% है, आप उस पर नहीं बात करेंगे। किस पर बात करेंगे आप? आप सुनिए, इसी तरीके से जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात नहीं होना चाहिए। करिए बात आप। हाँ, अच्छा बात किया आपने। 2020 दिसंबर में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लिखकर एफिडेविट दिया कि 2 चाइल्ड नॉर्म के हम खिलाफ हैं, क्योंकि टीएफआर रेट गिर चुका है। अब आप मुझे बोलेंगे, अच्छा परसों जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया, एक महीना भर पहले, उसमें देख लीजिए टीएफआर रेट जो पहले मुसलमानों का था अब कितना है, आप देख लीजिए ना। तीसरी अहम बात यह है कि जो देश के प्रधानमंत्री और भाजपा वाले नहीं बताते हैं कि इस देश में जो डेमोग्राफी है वो किसी विश्व में किसी कंट्री के पास नहीं है। आप उस डेमोग्राफी के लिए क्या कर रहे हैं बताइए ना। छोड़िए ये सब आप जो बातें कर रहे हैं। भाई अगर 50% आबादी हमारी 25 साल से कम उम्र की है, 60% आबादी 45 साल की, तो आपने नौकरियां क्यों नहीं दी उनको? आपने नौकरियां नहीं दी। अब आप कहते हैं 15 लाख में नौकरियां दूंगा 2 साल में। मेक इन इंडिया जब हुआ था 2015 में, आपने कहा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 10 करोड़ नौकरियां दूंगा 2022 तक। कहां गया डेटा वो? आप उस पर बात ही नहीं करते। तो फिर कानून से समस्या क्या है सर? मैं तो ये सब पूछना चाह रहा हूं कि ये भी तो आपके सामने, और अभी सियासत पर नहीं जाते असद भाई थोड़ी देर के लिए। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये जब हमारे सामने एक हकीकत है कि 2% पूरी दुनिया की जमीन हमारे पास है, पीने लायक पानी के हिसाब से 4% हमारे पास है, और हमारे पास जनसंख्या जो है वो 20% है। रिसोर्सेज के मुकाबले जनसंख्या, इसको लेकर व्हाट डज योर गुड सेंस से? दिनेश साहब देखिए, हमारी देश की आबादी 2030 में स्टेबलाइज हो जाएगी। मुसलमान, आप जो आरएसएस भाजपा के लोग बोलते हैं कि मुसलमान इतने बच्चे पैदा कर रहा है, ओवरटेक कर लेगा। मेरे भाई साहब 400 साल लगेंगे, और वो भी नहीं होगा क्योंकि मुसलमानों का टीएफआर रेट गिर चुका है। ये तो मैंने कहा ही नहीं सर, ये तो मैंने कहा ही नहीं। आपको बोलने की जरूरत नहीं, अक्लमंद को ये इशारा तो तिनका वाली बात हो गई सर। आपको बोलने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं तो हिंदू मुसलमान, इस देश के नागरिक के संदर्भ में आप हमेशा हिंदू मुसलमान पे ले आते हैं सर बात। अच्छा चलिए, मैं गलत हूं, आप सही है। फिर देश के प्रधानमंत्री की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट क्यों दिया कि हम 2 चाइल्ड नॉर्म के खिलाफ हैं? क्यों दिया उन्होंने? क्यों दिया लिखकर? मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? आपने सुप्रीम कोर्ट में लिखकर दिया कि वी आर अगेंस्ट द 2 चाइल्ड नॉर्म। ये अलग बात है कि भाजपा के नेता टीवी पर जाकर अलग बातें करते हैं। मैंने आपसे अपने सवाल की शुरुआत में कहा कि हम कॉमन सेंस की बात करते हैं, हम अभी सियासत की बात करते ही नहीं। सुनिए, कॉमन सेंस तो ये होना चाहिए कि देश की 50% दौलत 5% लोगों के पास क्यों है? देश की नौजवान 8% नौजवान बेरोजगार, 8% अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है?
इसका जिम्मेदार कौन है? देश के प्रधानमंत्री 2015 में कहा था कि मैं 10 करोड़ नौकरियां 2022 तक दूंगा, क्यों नहीं दिया? ठीक है, तो आज आप कहते हैं कि 15 लाख दूंगा मैं 24 से पहले। मैं ये तीसरा ऐसा वाकया देख रहा हूं जहां मैं असद जी से पूछ रहा हूं, अगर 44 के संदर्भ में तो उन्होंने बेटियों को क्या हक मिल रहा है उस बारे में बात की। जहां मैं अगर उनसे पूछ रहा हूं कि कानून क्या जनसंख्या के संदर्भ में होना चाहिए, तो वो ये कह रहे हैं कि आप पहले इसके बारे में बात कीजिए कि दुनिया की जो ये हिंदुस्तान की दौलत है वो 5% लोगों के पास सबसे ज्यादा क्यों है। कुल मिलाकर जब मैं एक खास तबसरा उनसे कर रहा हूं तो वो दूसरे मुद्दे पर ले जा रहे हैं, शायद उनकी प्रायोरिटी पर वो चीजें कहीं आगे हैं। लेकिन अब उस मुद्दे पर आता हूं कि सर, जब बाहर के मुल्क हिंदुस्तान के मसले पर मजहबी लिंकेज अपने जोड़ जोड़कर हिंदुस्तान को नसीहत देने की, डेमोक्रेसी सिखाने की वो देश कोशिश करते हैं जिनका इस मामले में कोई स्टैंड नहीं बनता, तो फिर आपके जैसे व्यक्ति की एक सामने आकर आवाज तो आनी चाहिए। आप सवाल पूरा मुकम्मल कर लीजिए, वरना फिर आप बोलेंगे मैं उधर ले जा रहा हूं, उधर ले जा रहा हूं। सवाल मुकम्मल कर लीजिए। क्या आपको इसमें और तबसरे की जरूरत है सर? क्या इलैबोरेशन चाहिए आपको? सुनिए, अब आप 27 तारीख को बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने, मोहतरमा ने अनाप शनाप बक दिया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। 29 तारीख को मेरा भाषण हुआ, उसी दिन हमने हैदराबाद में एफआईआर दर्ज कराया भिवंडी में, जिसमें माशाल्लाह से आपने भी टीवी चैनल दिखाया। आपका, हेमंत साहब का शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने हमारा भड़काऊ भाषण दिखाया, जिसमें हमने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री को अपने स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। वो मेरे भी प्रधानमंत्री है, मैं पॉलिटिकली उनके खिलाफ था और रहूंगा, मगर देश के प्रधानमंत्री कब हरकत में आते हैं जिससे देश की बेइज्जती जरूर हुई, मगर इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, इसका जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री सरकार है। जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्लेन में है, कतर में लैंड करने वाले हैं, कतर की सरकार कहती है कि हम बैंक्वेट कैंसिल कर रहे हैं। जब वो पहुंचते हैं वेंकैया नायडू जी, तो वहां का कतर की फॉरेन एम्बेसी मिनिस्ट्री हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर कहता है माफी चाहो। कौन जिम्मेदार है इसका? नहीं, बहुत माफी के साथ असद भाई, बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, आपका एक रिदम है जिसको मैं तोड़ रहा हूं। मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा। मैंने आपसे सवाल, देखिए, जिस समय उन देशों ने कहा, तो आप बेशक बाद में प्रधानमंत्री को कहते, आपको जो कहना था वो आपके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या उस समय आपको नहीं कहना चाहिए था कि आप कौन होते हैं हमको बताने वाले हमारे मसलों में? आप ये क्यों कहते हैं कि देखिए हम कह रहे थे तो नहीं सुना, वो कह रहे हैं तो आपने कार्रवाई की है, क्यों कहते हैं आप? आपके प्रधानमंत्री, आप उनसे झगड़ा कीजिए, लेकिन बाहर के मुल्कों को नसीहत तो मत देने दीजिए। अरे मेरा प्रधानमंत्री खुद दबाव में आ गया अरब के शेखों के, तो मैं क्या करूं? जब वो खुद दबाव में आ गया अरबों के शेखों के, तो आप मुझे क्यों खड़ा कर रहे हैं? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, आज की मिसाल लीजिए। आपने एक भी जगह ये कहा कि बाहर के मुल्कों को ये दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, खत्म करने दीजिए। सुनिए, देखिए, एक बात सुनिए। आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन ने, अमेरिका और भारत, एक पाकिस्तान के एक अब्दुल रहीम मक्की को डेसिग्नेट करना चाहे टेररिस्ट, चीन वहां पर रोक लगा दिया। हाँ, अब ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं? बताइए, आप क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट में? आप बताइए ना। और आप बोलते हम नहीं बोले। अल कायदा ने जब कहा इस मसले पर, हमने कहा प्रॉफिट मोहम्मद की मोहब्बत में हमको जो करना है करेंगे, आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दूर रहिए। पाकिस्तान देश में जाकर हमने भारत की बारे में कहा, हमने कोई एहसान नहीं किया, हमारा वतन है, वतन अजीज है। तो ये आपको पूछना, भाई आपको ये पूछना चाहिए था कि भारत के प्रधानमंत्री अरब ममालिक के आगे क्यों झुक गए? उनको नहीं झुकना चाहिए था और कहना चाहिए था कि मैं, हमारे पास डेमोक्रेसी है, हम देख लेंगे। मगर आपको 40% गैस आना है कतर से, 40% आपको ऑयल आना है, और फिर देखिए, और सुनिए, आपको यह भी मालूम कि 80 लाख लोग वहां पर काम करते हैं, 55% रेमिटेंस आता है। भाई, देश का प्रधानमंत्री अगर कमजोर पड़ जाता है तो इसकी जिम्मेदार मैं कैसा हूं? एक बात मैं लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूं असद भाई, और अब आप इसमें बताइए। आपने, हाँ, वो देख रहा हूं मैं कि सॉल्यूशंस आपके पास किन किन चीजों के, मैंने देखा प्रॉब्लम्स आपने बहुत सारी बताई, कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं ये भी बता दिया आपने। अब क्योंकि विश्वगुरु की तरफ हम बात कर रहे हैं, क्या है सॉल्यूशंस आपके? मौजूदा दुश्वारियों का सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन एक ही है कि संविधान में जो इक्वालिटी और राइट टू इक्वालिटी की जो बात की गई है, देश की सरकार को अनबायस तरीके से काम करने की जरूरत है। देश की सरकार जब तक नफरत का चश्मा लगाकर भारत के लोगों को देखते रहेगी, जो उनसे पॉलिटिकली उनसे डिफरेंस रखते हैं, तो फिर गलती उनकी है। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आपको सत्ता मिली है, अब आप 8वें साल में हैं। भाई, 8 साल में आपने क्या किया बताइए ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पूर्वाग्रह दोनों ही तरफ से हैं, दोनों ही तरफ से पूर्वाग्रह? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट के आगे अपोजिशन को जिस तरह का अपना रोल निभाना था वो निभा नहीं पा रही है, तो मैं कहूंगा हाँ, इसमें सच्चाई 50% है। इसलिए कि सबसे बड़ा कमजोरी कांग्रेस पार्टी है। जिस दिन कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी, आप देखना बीजेपी सत्ता में से हट जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी अपने बूते देश में भाईचारा बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच में और कौमी एकता मजबूत बने, इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? आपका रोड मैप क्या है? हम देखिए, हम सब पर जिम्मेदारी है कि हम
नफरत की राजनीति ना करें। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को दूर करें जो जहर फैलाने का काम करते हैं, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है। भाई इतना बड़ा बकवास अनाप शनाप उनके नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर ने किया, प्रधानमंत्री एक जुमला नहीं बोलेंगे, एक बात नहीं बोलेंगे। मैं 20 करोड़ मुसलमानों, क्या प्रधानमंत्री है ना? क्योंकि ये कंक्लूजन की तरफ जा रहा है असद भाई, इसलिए मैं कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा ग्लोबल कर रहा हूं। देखिए, एब्सोल्यूशन में हम अपने घर में 36 चीजें देख सकते हैं, उनमें नुक्ताचीनियां कर सकते हैं, वो हम करेंगे, उसमें सुधारेंगे। लेकिन जब हम कंपैरिजन में देखते हैं कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी कितनी थी आजादी के समय और आज कितनी है, क्या है, जब हम देखते हैं, एक सेकंड कितनी थी, आप गलत कह रहे हैं। देखिए, फिर 84% से 79% हिंदुओं के संदर्भ में, देखिए 10% से 15 से 20%। सर मैं एक बात, आपको रुकना पड़ेगा। पहले सेंसस से लेकर अब तक, टीएफआर का कैलकुलेशन से लेकर अब तक, आप बताइए क्या है? यही तो आपकी गलती है। बताइए भाई, आपकी गलती। मेरी जानकारी यह है कि जब आप कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान का हाल देखते हैं, तो वहां माइनॉरिटी जो हिंदू हैं, देखिए अब आप पाकिस्तान पे आ गए। मैं इसलिए आ गया, आप आ गए पाकिस्तान पे। अरे आपको इतनी मोहब्बत क्यों पाकिस्तान से? कंपैरिजन सर, इसी देश में मोहब्बत है पाकिस्तान से? मोहब्बत नहीं, आपकी इस धरती का और आपका ही हिस्सा रहा है पाकिस्तान इस देश का एक समय हिस्सा रहा है, वो काट कर अलग किया गया है। क्या इस बात से आप मुकर सकते हैं? अरे भाई, जिन्होंने काटा उनको पूछिए ना, उनको पूछिए। आपको पाकिस्तान के जाने से दर्द नहीं हुआ क्या? सुनिए, मेरा जो बुजुर्ग थे, मेरे आबो अजदाद थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान को। 75 साल की आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। अगर मैं उसमें चला गया, पूछ रहे पाकिस्तान, तो फिर अगर उतने पहले चला गया तो रज़ाकार्स की बात आएगी। फिर कौन रहना चाहता था हिंदुस्तान के साथ या पाकिस्तान के साथ, इसमें चले जाएंगे। दिनेश भाई एक मिनट, देखिए, पाकिस्तान के जो चाहने वाले थे वो पाकिस्तान चले गए, और जब मुसलमानों को उस जमाने में जो वोटिंग राइट था, किसको था वोटिंग राइट? सुनिए एक बात, उन लोगों को हिंदुस्तान में नहीं, उन लोगों को वोटिंग राइट था जिनके पास जमीन थी, जो नवाब थे, फ्यूडल लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, इनकम टैक्स थे। आम मुसलमान को वोट डालने का राइट नहीं था। ये तो बाद में मिला हमको यूनिवर्सल सफरेज का राइट। अब आप पाकिस्तान की जिम्मेदारी मुझ पर डालेंगे? नहीं दिनेश भाई सुनिए, इस्लाम को मानने वाले जिन जिन देशों में रह रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने पाकिस्तान की जिम्मेदारी मुझ पर डाली। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुगलों की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं डाली। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आपने बात को फिर अपने हिसाब से टर्न एंड ट्विस्ट किया और अपनी तरफ आप ले गए। मेरा मंतव्य नहीं था, फिर से मैं बता दूं। लेकिन अब देखिए, क्योंकि वक्त समाप्त हो गया है, तो आखिरी चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान कौमी यकजहती के मामले में कोई ऐसा मंत्र दे सकता है जो पूरे विश्व के लिए शांति मंत्र बन सकता है? बिल्कुल। पहला काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाए। चलिए, वो तो एक्ट में हमारे, बुला लीजिए, आप बुलाइए नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग, प्रधानमंत्री बुला लीजिए, उसमें हम भी मेंबर हैं, सब मेंबर हैं। उससे जो पैगाम निकलेगा ना, पूरे देश में उसका असर होगा। प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए, मैं जाने तैयार हूं। आप बताइए प्रधानमंत्री को जब मिलेंगे रात में आप। असदुद्दीन ओवैसी, उनके पास उनके हिसाब से तकलीफें, उनकी निगाहें खास तौर की तकलीफें देखती हैं, और उसका इलाज भी उनके हिसाब से, उसका प्रिस्क्रिप्शन जो है उनका अगर आप देखेंगे तो कुछ और पढ़ने में मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर जो बात है वो ये कि मौजूदा जिन दुश्वारियों को हम झेल रहे हैं, अगर उसमें से सार्थक रूप से हमने ये निकाल लिया नीर शीर विवेक से कि कहां हम कमजोर हैं, किन चीजों को सुधारेंगे तो हमारे आने वाले दिनों में बेहतरी हो सकती है, अगर ये हमने समझ लिया तब तो ठीक है। और अगर पूर्वाग्रहों के साथ हम रहे तो फिर ये